चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज गुड मॉर्निंग। आज नैतिक शिक्षा में हम पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ 17 का शीर्षक है डीएवी संस्थाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी संस्थाएं। तो बेटा, डीएवी सबसे पहले डीएवी संस्था कब स्थापित की गई, किसने की? डीएवी संस्था की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की। वेरी गुड। तो 1885 ईस्वी में 1885 में लाहौर में सबसे पहले डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की गई। 1883 में स्वामी दयानंद के देहांत के बाद इनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए एक विचार रखा गया कि स्वामी जी ने जीवन भर जो मानव जाति और वैदिक धर्म की सेवा की है, तो अतः इस उद्देश्य को सामने रखकर लाहौर में 1885 ईस्वी में डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट कमेटी की स्थापना की गई। तो डीएवी की स्थापना, मैनेजमेंट कमेटी की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई और स्वामी दयानंद के नाम पर स्वामी दयानंद ने इसकी स्थापना की थी। और सबसे पहला स्कूल, डीएवी स्कूल कहाँ खुला? डीएवी विद्यालय 1886 ईस्वी में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल खोला गया और 1889 में पहला डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। तो चलिए बेटा, हम लोग शुरू से इस पाठ को पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी का योगदान। तो शिक्षा समाज का आईना है। शिक्षा जन जागृति और समाज सेवा का संदेश देती है, हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करती है। शिक्षा क्या है? समाज का आईना है, हमारे जन जागृति और समाज सेवा का संदेश देती है और हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करती है। देश की नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक डोर की शक्ति को थामे रखती है। शिक्षा क्या है? देश की नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक डोर की शक्ति को थामे रखती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद जी के देहांत के बाद उनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए ये विचार रखा गया कि स्वामी जी ने जीवन भर स्वदेश, मानव जाति और वैदिक धर्म की सेवा की है, इसलिए हम उनके ऋणी हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए उनके नाम से एक स्मारक स्थापित किया जाए। अतः इसी उद्देश्य को सामने रखकर लाहौर में 1885 ईस्वी में पहला दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजिंग सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इसका? हम एक ऐसी संस्था स्थापित करना चाह रहे हैं जिसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अवगुणों को त्याग कर केवल गुणों को ही ग्रहण किया जाए। उन समय सरकारी तथा ईसाई शिक्षण संस्थाएं ही चलती थी। इन शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जाता था उसका देश की संस्कृति, देश प्रेम, हिंदी और संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध नहीं था, है ना, न वह कोई भारतीय चेतना उत्पन्न करता था। अतः आर्य बंधुओं द्वारा यह निश्चय किया गया कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं खोली जाए जिसमें पूर्व और पश्चिम की भाषाओं को साथ साथ पढ़ाया जाए। पूर्व हुआ हम लोग और पश्चिमी सभ्यता, है ना, जो एंग्लो वैदिक, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा? एंग्लो वैदिक। ये एंग्लो भी है और वैदिक धर्म का भी पालन करता है। इसमें वैदिक शिक्षा भी दी जाती है और एंग्लो अर्थात एंग्लो वैदिक क्या हुआ? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। तो इसके अंतर्गत इस संस्था द्वारा जो उद्देश्य सामने रखे गए वो क्या थे? हिंदी भाषा तथा उसके पढ़ाने का प्रबंध, वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा के पढ़ाने की व्यवस्था। क्यों? क्योंकि पहले जो ईसाई स्कूल जो चलते थे या सरकारी स्कूल, उसमें हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती थी, इसीलिए इसमें जिनके उद्देश्य रखे गए हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के पढ़ाने की व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा विज्ञान की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध, शिल्प शिक्षा द्वारा व्यवसाय की शिक्षा। इन उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी देशवासी राष्ट्र की उन्नति और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए पूर्णतः सावधान थे। इस संस्था के संस्थापक
आर्य नेताओं ने शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया। इस संस्था के संस्थापक स्कूल को चलाने के लिए, आर्य संस्थाओं को चलाने के लिए, शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए तीन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया: आत्मनिर्भरता, स्वार्थ त्याग और मितव्ययता। मितव्ययता अर्थात कम खर्च में ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति। वर्तमान में डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजिंग कमेटी देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी शिक्षण संस्था है। जून 1886 में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल और 1889 में पहला कॉलेज खोला गया। इस संस्था से जुड़े लोगों में त्याग की भावना कूट कर भरी हुई है। स्वार्थ त्याग इस संस्था का आदर्श रहा है। आर्य जनों ने तो आजीवन सदस्य बनकर मात्र 75 रुपये मासिक में या अवैतनिक कार्य माने बिना वेतन लिए कार्य करके इस संस्था की सेवा की है। बहुत त्याग की भावना से, स्वार्थी नहीं है ना, स्वार्थ का त्याग कर और मितव्ययता की दृष्टि से, मितव्ययता मीन्स कम खर्च, डीएवी संस्थाएं आदर्श मानी जाती है। जनता द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए दान से आज भी बिना किसी फालतू खर्च के ये संस्थाएं अपना कार्य कर रही है। डीएवी प्रबंध समिति एक अनुपम संस्था है जो लगभग 900 गौरवशाली शिक्षण संस्थाओं का संचालन करती है। कितना है? 900, लगभग 900 शिक्षण संस्थाओं का संचालन करती है। वैदिक और आधुनिक शिक्षा का संगम या डीएवी शिक्षण संस्थान प्रत्येक विद्यालय में धर्म शिक्षक, मोरल एड के जो टीचर होती है, नियुक्ति करता है और यज्ञशाला का निर्माण करने की प्रेरणा करता है ताकि भारतीय अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इस तरह से मैं देख रही हूँ, शिक्षा किसी भी व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत तो बनाती ही है, लेकिन डीएवी शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसे जीवन के लिए पूर्णतया सक्षम बनाती है। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल, है ना, अंडरलाइन द आंसर। पहला क्वेश्चन है, डीएवी संस्था की स्थापना के पीछे क्या भावना थी? यह भावना क्यों पैदा हुई? बोलो, डीएवी संस्था के पीछे क्या भावना थी? बताओ, कोई बता सकते हो? शिक्षा संस्था खोली जाए जिसमें पूर्व और पश्चिम की भाषाओं को साथ साथ पढ़ाया जाए। हाँ? और शिक्षा में हिंदी और विज्ञान दोनों का मिला जुला रूप हो। हिंदी और संस्कृत, है ना, उनको भी स्थान दिया गया। और ऐसा विद्यालय का उद्देश्य क्या था कि पूरब और पश्चिमी दोनों की पढ़ाई, दोनों सभ्यता को शामिल किया जाए। देखो ना, ऐसे देखो पेज नंबर C69 में इन्होंने क्या था, देखो 69 है 70, देश की संस्कृति, देश प्रेम, हिंदी व संस्कृत भाषा के साथ। कोई पहले जो स्कूल चलता था वो हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती थी, तो उन्होंने निश्चय किया कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं खोली जाए जिसमें पूरब और पश्चिम की भाषाओं को साथ साथ पढ़ाया जाए और शिक्षा में भारतीय संस्कृति और विज्ञान दोनों का मिला जुला रूप हो। अतः दयानंद एंग्लो वैदिक नामक संस्था इस उद्देश्य को पूरा करती है। सी पेज नंबर 70 पैराग्राफ नंबर 1, थर्ड लाइन, 4 लाइन, थर्ड और 4 लाइन से ये हो गया आंसर 1। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलिए। हम वो वाला एक बार पढ़ दीजिए ना, भाषा के साथ कोई संबंध नहीं था। पढ़ दें। उन दिनों केवल सरकारी तथा ईसाई शिक्षण संस्थाएं ही चलती थी। इन शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम व उनके तरीके से जो कुछ भी पढ़ाया जाता था उसका देश की संस्कृति, देश प्रेम, हिंदी व संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध नहीं था, न कोई भारतीय चेतना उत्पन्न करता था। अतः आर्य बंधुओं द्वारा यह निश्चय किया गया कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं खोली जाए जिसमें पूरब और पश्चिम की भाषाओं को साथ साथ पढ़ाया जाए और शिक्षा में भारतीय संस्कृति और विज्ञान दोनों का मिला जुला रूप हो। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आंसर 1। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा?
डीएवी शिक्षण संस्था की स्थापना के समय आर्य नेताओं की दृष्टि किन 3 बातों की ओर प्रारंभ से ही रही, इनकी पूर्ति कैसे हुई? किन 3 बातों पर थी? देखो सी पेज नंबर 70, पैराग्राफ नंबर इसे 3 कर सकते हो। इन संस्था के संस्थापक आर्य नेताओं ने शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए 3 बातों की ओर विशेष ध्यान दिया। कौन 3 बात बेटा? पहला आत्मनिर्भरता, स्वार्थ त्याग, स्वार्थ त्याग। आत्मनिर्भरता, स्वार्थ त्याग और मितव्ययता। तो आत्मनिर्भरता क्या है? वर्तमान में डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजिंग कमेटी देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी स्वावलंबी शिक्षण संस्था है। तो उसके बाद तुम यह देखो, इस पूर्णतः आत्मनिर्भर है, कभी भी सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली। ये संस्था जो डीएवी हमारी संस्था है, कभी भी सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली, अतः यह संस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर है। तो किस अनुसार आत्मनिर्भर है? ये कभी भी सरकार से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं ली। पहला हो गया आत्मनिर्भरता। स्वार्थ त्याग। स्वार्थ त्याग क्या है बेटा? स्वार्थ त्याग इस संस्था का आदर्श रहा है। आर्यजनों ने आजीवन सदस्य बनकर मात्र 75 रुपया में या नहीं तो फिर बिना वेतन लिए अवैतनिक कार्य करके इस संस्था की सेवा की। इस तरह से स्वार्थ त्याग हो गया। यह संस्था बक्सी, रामरत्न, मेहरचंद, राजा राम व त्यागशील महानुभावों के शिरोमणि महात्मा हंसराज को कभी नहीं भूलेगी। ये तो नहीं आंसर में लिखोगे। उसके बाद पहला है देखो स्वार्थ त्याग। स्वार्थ त्याग का कैसे पालन हुआ? इस संस्था कभी भी सरकार से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं ली। दूसरा स्वार्थ त्याग। तो स्वार्थ त्याग में हो गया कि अवैतनिक माने आर्यजनों ने बिना वेतन लिए या मात्र 75 रुपया में काम करके इस संस्था को आगे बढ़ाया, इस संस्था की सेवा की। और मितव्ययता। मितव्ययता हुआ कम खर्च में अच्छे परिणाम देना। तो मितव्ययता की दृष्टि से डीएवी संस्थाएं आदर्श मानी जाती है। जनता द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए दान से आज भी बिना किसी फालतू खर्च के ये संस्थाएं अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम है। तो पेज नंबर 70 का आप देखिए लास्ट पैराग्राफ जो है, इस संस्था के संस्थापक 3 बातों पर ध्यान दिए और इन 3 में दोगे, आत्मनिर्भर में दे दोगे कि सरकार से कोई सहायता नहीं ली। फिर पेज नंबर 71 में फर्स्ट पैराग्राफ, बिना वेतन लिए या मात्र 75 रुपया में लेकर उन्होंने इस संस्था की सेवा की। और मितव्ययता कि बिना जो दान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो दान देते हैं उसी पैसे से बिना किसी फालतू खर्च के ये संस्थाएं आगे चल रही हैं। पेज नंबर 71 का स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ और 70 का लास्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3, डीएवी संस्थाओं में किन किन महानुभावों का विशेष हाथ रहा है? तो देखो पेज नंबर 71 का ही फर्स्ट पैराग्राफ में यह संस्था बक्सी रामरत्न, मेहरचंद, पंडित राजा राम व त्यागशील महानुभावों के शिरोमणि महात्मा हंसराज, इन लोगों का प्रमुख हाथ रहा है। किन किन महानुभावों का हाथ रहा है? तो यहाँ दिया हुआ है बक्सी है ना, मेहरचंद, पंडित राजा राम, महात्मा हंसराज, इन लोगों का प्रमुख हाथ रहा है। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर लास्ट का 71 का पेज नंबर 71 फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइन देखो। यह संस्था बक्सी रामरत्न, मेहरचंद, पंडित राजा राम और हंसराज, इन लोगों का महत्वपूर्ण महानुभावों का विशेष हाथ रहा है। हो गया क्लियर? मैम क्वेश्चन नंबर 3 को ही तो बोल रहे हैं बेटा। पेज नंबर 71 का फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइन देखो ना। रामरत्न बोलते हैं ना कि किन किन महानुभावों का विशेष हाथ रहा है, तो रामरत्न, मेहरचंद, राजा राम, महात्मा हंसराज, इन लोगों का। मैम वो क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 ही क्वेश्चन ही है इसमें। मैम 5 क्वेश्चंस हैं। मेरे पास जो बुक है बेटा उसमें तो 3 ही क्वेश्चंस हैं। अच्छा बोलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? महात्मा हंसराज
महाराज के मन में जीवन दान की भावना कैसे पैदा हुई? उन्होंने इस भावना को कैसे साकार किया? मैम मेरे पास में जो बुक है उसमें भी 3 ही क्वेश्चन है। हाँ बेटा, नया जो बुक है उसमें 3 ही है। आपने चौथा क्वेश्चन है डीएवी संस्थाओं में किन किन महानुभावों का हाथ रहा है, और 5वां क्या है क्वेश्चन बेटा? डीएवी संस्था को अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल क्यों खोलने पड़े? क्योंकि पूर्व और पश्चिमी दोनों सभ्यता, दोनों संस्कृति का उनको जरूरी था, है ना, इसलिए इसका नाम भी पड़ा एंग्लो वैदिक। एंग्लो भी है, वैदिक भी है, वेद की धर्म को भी मानता है, वेद के अनुसार चलता है, नैतिक शिक्षा की भी पढ़ाई होती है, साथ में इंग्लिश माध्यम भी है, इससे ये पढ़ाई होती है। लेकिन लेटेस्ट बुक जो है उसमें 3 ही क्वेश्चन है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो ना बेटा तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 18 न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहर चंद महाजन पढ़ेंगे। अच्छा, कौन रीडिंग डालेगा? सृजा, चलो पढ़ो बेटा। सृजा स्टार्ट। 8/18 हाँ। न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहर चंद महाजन। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस महाजन के संबंध में यह शब्द कहे थे। अनेक महत्वपूर्ण कमीशनों सदस्य के रूप में अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के तथा उच्चतम न्यायालय मुख्य सृजा अपने को अनम्यूट कर लो। ओके मैम। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस महाजन के संबंध में ये शब्द कहे थे। अनेक महत्वपूर्ण कमीशनों के सदस्य के रूप में अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व शानदार ढंग से निष्ठापूर्वक निभाया। वे उच्च कोटि के न्यायविद और भारत माता के सच्चे समर्पित पुत्र थे। इनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया था। परिणामतः इन्हें 12 वर्ष तक घर से अलग माता पिता से दूर रखा गया था। इनका जन्म 23 दिसंबर 1889 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ। इनके पिता का नाम ब्रिजलाल था, जो गांव के सज्जन और संपन्न महाजन थे। उनका ज्योतिष शास्त्र में अटूट विश्वास था। अतः जब बालक का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को बुलाकर उसका भाग्य जानने का यत्न किया गया, परंतु ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया। इससे दुखी होकर श्री ब्रिजलाल ने इस बालक को एक राजपूतानी आया रंगटू को सौंप दिया। इसी माता रंगटू ने अपने बालक के साथ साथ मेहरचंद को भी अपना दूध पिला पिलाकर बड़ा किया। ऐसा भी हो सकता था कि यह बालक अनाम रहकर अपना जीवन बिता देता, परंतु विधाता तो इस बालक के माध्यम से महान कार्य संपन्न करना चाहता था। 12 वर्ष का गृह त्याग पूरा कर मेहरचंद घर लौटे। उन्होंने 1910 में BA तथा 1912 में LLB की परीक्षा पास की और लाहौर तथा गुरुदासपुर में वकालत की। 26 जनवरी 1950 को वे फेडरल कोर्ट के जज बने। जब हमारा संविधान बन रहा था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वे उसके न्यायाधीश नियुक्त किए। 4 जनवरी 1954 को वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। अपने जीवन में न्यायाधीश के रूप में मेहरचंद महाजन ने जितने भी फैसले किए उनमें से कोई भी ऊंची अदालत में उलटाया नहीं गया। इससे उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता एवं न्याय निपुणता प्रकट होती है। न्यायालय की सेवा से निवृत्त हो जाने पर वे DAV प्रबंध कर्त्री समिति के प्रधान बने।
यद्यपि इस सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें राज्यपाल या राजदूत बनने की पेशकश की गई, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अब महाजन साहब का प्रेम आर्य समाज, डीएवी और कृषि पर विशेष रूप में प्रकट हुआ। वे आर्य समाज के सत्संगों, कथाओं तथा उत्सवों में नियम पूर्वक उत्साह से भाग लिया करते थे। शिक्षा शास्त्री के रूप में वह उन दूरदर्शी एवं कर्मठ महापुरुषों में थे जिन्होंने देश विभाजन के बाद शरणार्थी बने हुए पंजाब विश्वविद्यालय को पहले सोलन में और उसके बाद चंडीगढ़ में पुनर्वास प्रदान किया। 1966 की 12 दिसंबर की रात उनका चंडीगढ़ में देहावसान हो गया। यहाँ वे पंजाब विश्वविद्यालय की एक बैठक में उपस्थित हुए थे। 1948 में इसी विश्वविद्यालय ने सरदार पटेल के साथ उन्हें LLD की उपाधि से सम्मानित किया था और वे मेहर चंद महाजन से डॉक्टर मेहर चंद महाजन हो गए। कश्मीर के प्रसंग में यह जानना जरूरी है कि 18 सितंबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इन्होंने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना कराई। महाजन जी की प्रेरणा से ही महाराजा ने कश्मीर में डीएवी संस्थाओं की स्थापना के लिए विशाल भूमि दान दी और वहां पर अनेकानेक डीएवी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। भारत विभाजन से डीएवी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। जनता के दान से बनाई गई शिक्षण संस्थाएं पाकिस्तान में ही रह गई। धन का नितांत अभाव हो गया था। डीएवी के असंख्य कर्मचारी बेघर हो गए। पाकिस्तान से आने वाले असंख्य छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया था। डॉक्टर महाजन ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए डीएवी का कार्यालय जालंधर से दिल्ली लाने की प्रेरणा तत्कालीन नेताओं को दी। यदि भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन डीएवी का मार्गदर्शन न करते तो न मालूम आज डीएवी का स्वरूप क्या होता। कोई व्यक्ति कितना भी महान व गुण संपन्न क्यों न हो, उसका जीवन सीमित होता है। संसार के इस कटु सत्य से महाजन भी अछूते नहीं रहे और उन्होंने सन 1966 में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। यह प्रसन्नता का विषय है कि डीएवी कॉलेज कमेटी ने उनकी सेवाओं को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनके जन्म स्थान कांगड़ा में उनकी स्मृति में उनके नाम पर कॉलेज का नामकरण किया है। इसी प्रकार चंडीगढ़ में भी लड़कियों के लिए डीएवी कॉलेज को उनके नाम पर समर्पित किया गया है। ठीक है बेटा, अब चलो बेटा, अब चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखें। मेहर चंद महाजन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सी पेज नंबर 73 पैराग्राफ नंबर 2। इनका जन्म 23 दिसंबर 1889 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ। पहला आंसर हो गया। दूसरा है डॉक्टर मेहर चंद महाजन की धाय माँ का नाम क्या था? तो डॉक्टर मेहर चंद महाजन की धाय माँ का नाम रंगटू था। पेज नंबर 73 लास्ट पैराग्राफ, रंगटू। क्वेश्चन नंबर 3, बालक मेहर चंद को इनके पिता ने धाय माँ को क्यों दिया? क्योंकि ये जन्म लिए तो ज्योतिषियों ने इन्हें अशुभ साबित कर दिया है ना, तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में और उनके पिता का ज्योतिष शास्त्र में अटूट विश्वास था। तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर भाग जानने का यत्न किया और ज्योतिषियों ने इस बालक को अशुभ साबित किया। इसीलिए इनके पिता बृजलाल ने बालक को एक आया को समर्पित कर दिया। पेज नंबर 73 का सेकंड पैराग्राफ पढ़ोगे, उसी में दिया हुआ है कि जन्म लिए तो ज्योतिषियों ने इन्हें अशुभ साबित किया, इसलिए इनके पिता ने इन्हें धाय माँ के हाथ में दिया। मेहर चंद महाजन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब बनाया गया? सी पेज नंबर 74 पैराग्राफ नंबर 1 फर्स्ट है, उसमें कब है? 4 जनवरी 1954।
4 जनवरी 1954 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। महाजन जी को कश्मीर का प्रधानमंत्री कब बनाया गया? सी पेज नंबर 74 लास्ट पैराग्राफ, 18 सितंबर 1947। महाजन को कश्मीर का प्रधानमंत्री 18 सितंबर 1947। छठा है, प्रधानमंत्री काल में डॉक्टर महाजन ने कश्मीर से भारत को जोड़े रखने के लिए क्या कार्य किया? बताओ। तो पेज नंबर 74 का ही लास्ट पैराग्राफ और 75 का फर्स्ट है। कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना कराई। महाजन जी की प्रेरणा से ही महाराजा ने कश्मीर में डीएवी संस्थाओं की स्थापना के लिए जो है पेज नंबर 74 का लास्ट और 75 का फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन ने डीएवी की किस प्रकार रक्षा की? तो पेज नंबर 75 पैराग्राफ नंबर 2 में इसका आंसर देखो। कैसे की? शिक्षण संस्थाएं पाकिस्तान में ही रह गई। धन का नितांत अभाव था। डीएवी के असंख्य कर्मचारी बेघर हो गए थे। पाकिस्तान से आने वाले असंख्य छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया था। डॉक्टर महाजन ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए डीएवी का कार्यालय जालंधर से दिल्ली लाने की प्रेरणा तत्कालीन नेताओं को दी। यदि जालंधर में रह जाता तो फिर ये डीएवी वहीं रह जाता, तो उन्होंने भारत दिल्ली लाने की प्रेरणा दी। तो पेज नंबर 75 का ही सेकेंड पैराग्राफ। डॉक्टर महाजन की डीएवी सेवाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भी बेटा पेज नंबर 75 सेकेंड पैराग्राफ में ही इसका आंसर है। डीएवी की क्या इन्होंने सेवा की? वही होगा कि इन्होंने डीएवी के असंख्य कर्मचारियों जिन बेघर हुए थे उन्हें घर दिए। पाकिस्तान से असंख्य छात्राओं का जो भविष्य अंधकार में था, इन्होंने जालंधर से दिल्ली लाने की संस्था को प्रेरणा दी। कोई व्यक्ति कितना भी महान गुण क्यों ना हो, उसका जीवन सीमित होता है। तो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 एंड 7 दोनों का आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस मेहरचंद महाजन के लिए क्या शब्द कहे थे? तो देखिए बेटा पेज नंबर 73 चैप्टर की शुरुआत में ही भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस महाजन के संबंध में ये शब्द कहे थे। अनेक महत्वपूर्ण कमीशनों के सदस्य के रूप में, अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व शानदार ढंग से निष्ठापूर्वक निभाया है। वे उच्च कोटि के न्यायविद और भारत माता के सच्चे पुत्र थे। तो पेज नंबर 73 का फर्स्ट पैराग्राफ चैप्टर 9 का होगा। ठीक है बेटा, सारा क्वेश्चन हो गए। हम लोगों ने अभी सब चैप्टर 17 और 18 पढ़ लिया। ठीक है।